इसमें कोई शक नहीं कि बीते कुछ सालों में भारत के दुनिया के तमाम देशों के साथ संबंधों को नए आयाम मिले हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं जिनसे इन दावों पर संदेह के काले घने बादल डेरा जमा लेते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है कतर में भारत के पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई है। ये खबर स्तब्ध कर देने वाली है। इस खबर से स्तब्ध है देश का आम आदमी और खुद भारत सरकार। मौत की सजा इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि किसी को ये तक नहीं पता है कि आखिर उन नौसैनिकों को आखिर किन आरोपों में सजा दी जा रही है। खुद विदेश मंत्रालय तक इससे पूरी तरह अनभिज्ञ है। आज के इस वीडियो में इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए। देखिए, एक वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, काफी रिसर्च लगती है। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। 30 अगस्त 2022 की रात कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो यानी एसएसबी ने देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम कर रहे 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उन्हें किन आरोपों में गिरफ्तार किया गया, इसकी कभी कोई आधिकारिक जानकारी कतर की तरफ से नहीं दी गई। कतर की ओर से भारतीय दूतावास को भी इसकी जानकारी तत्काल मुहैया नहीं करवाई गई और न ही उनके परिवार वालों को कोई आधिकारिक खबर दी गई। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक अधिकारियों को 1 महीने तक परिवार वालों तक से बात करने की इजाजत नहीं दी गई। ठीक 1 महीने बाद यानी 30 सितंबर को उन्हें अपने परिवार वालों से बात करने दी गई, जबकि पहला काउंसलर एक्सेस 3 अक्टूबर को दिया गया, जिनमें भारतीय दूतावास से एक अधिकारी गिरफ्तार किए गए लोगों से जाकर के मिला। देहरा ग्लोबल दोहा कतर स्थित एक कंपनी थी जिसकी स्थापना साल 2014 में हुई थी। ये कंपनी नेवी ट्रेनिंग, टेक्निकल प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन उपलब्ध कराती थी। हमने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली क्योंकि कंपनी की तरह इसकी वेबसाइट भी बंद हो चुकी है। जिस वक्त 8 अधिकारी गिरफ्तार किए गए थे, उस समय इस कंपनी में लगभग 150 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी काम कर रहे थे। अधिकारियों के गिरफ्तार होने के कई महीनों बाद तक कंपनी इन सभी का वेतन देती रही, लेकिन मई के महीने में कंपनी ने इन सभी को न केवल कंपनी छोड़ने को कहा बल्कि सेवरांस पैकेज भी ऑफर कर दिया। सेवरांस पैकेज किसी कंपनी द्वारा तब दिया जाता है जब कोई कर्मचारी बिना अपनी मर्जी से कंपनी छोड़ता है। कंपनी ने इन्हें यह भी सूचना दी कि 31 मई से कंपनी बंद हो जाएगी। इस गिरफ्तारी से पहले कंपनी बेहद मजबूत हालात में थी। कंपनी में काम कर चुके एक पूर्व भारतीय नौसैनिक कंपनी बंद होने के बाद जब भारत लौटे तो द संडे गार्डियन को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ये सभी लोग कतर की नौसेना को ट्रेनिंग दे रहे थे। इसके लिए उनका देहरा ग्लोबल के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। उनमें से कई लोग अपनी फैमिली को भी कतर साथ लेकर के गए थे क्योंकि उन सभी को लगता था कि अगले 10 साल तक आसानी से वो कंपनी को अपनी सेवाएं दे सकते हैं। कंपनी के पास भी इतना काम था कि वो 2029 तक कोई नया काम लेने की हालत में नहीं थी। उनकी माने तो उन लोगों की सैलरी में भी जल्दी भारी भरकम इजाफा होने वाला था, लेकिन उस गिरफ्तारी ने सब कुछ खत्म कर दिया है। ज्यादातर कंपनियों ने देहरा ग्लोबल से अपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए हैं। कंपनी बदनाम हो गई है और सबको वापस भारत लौटना पड़ रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि 8 अधिकारियों के साथ ही कंपनी के मुखिया और ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमिस अल आजमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन आजमी को 3 महीने की पूछताछ के बाद नवंबर के महीने में ही रिहा कर दिया गया था, जबकि 8 भारतीय वहीं कैद रहे। खबरों की माने तो इन अधिकारियों को पहले कई महीनों तक एकदम अकेले में कैद रखा गया, बाद में इन्हें 2 लोग वाली कोठरियों में भेज दिया गया। भारतीय नौसेना का कहना है कि नेवी में सर्विस के दौरान इन सभी अधिकारियों का रिकॉर्ड बेदाग और शानदार रहा है। मौत की सजा पाए 8 अधिकारियों में से एक युद्धपोत के कमांडर रह चुके हैं। वहीं एक अधिकारी को राष्ट्रपति सम्मानित कर चुके हैं, जबकि एक अधिकारी तमिलनाडु स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। वहीं एक अधिकारी भारत के युद्धपोत INS विराट पर फाइटर कंट्रोलर और नेविगेटिंग ऑफिसर की भूमिका निभा चुके हैं। कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी को साल 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। यह प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। उसमें भारतीय दूतावास की तरफ से एक पोस्ट की गई थी जिसमें कहा गया था कि कमांडर तिवारी को यह सम्मान विदेश में भारत की छवि बढ़ाने के लिए दिया गया है। पोस्ट में आगे कहा गया था कि यह पुरस्कार कतर अमीरी नौसेना बलों के लिए क्षमता निर्माण में उनके योगदान के लिए है, जिससे भारत कतर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलता है। वह इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सशस्त्र बल कर्मी थे। कमांडर तिवारी देहरा ग्लोबल में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। PTI के अनुसार इन सभी अधिकारियों ने तय समय तक भारतीय नौसेना में सेवा दी और इसके बाद VRS ले लिया। इसके बाद उन्होंने कतर की अल देहरा ग्लोबल कंपनी ज्वाइन कर ली। ये सभी अधिकारी पिछले कई सालों से कतर के नेवी अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे थे। अल देहरा को एक समझौते के तहत कतर नौसेना को ट्रेनिंग देने का अधिकार हासिल था। हिंदुस्तान टाइम्स ने नेवी के पूर्व प्रवक्ता के हवाले से एक खबर छापी है जिसमें उन्होंने मौत की सजा पाए इन अधिकारियों के
बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा कि कैप्टन नवतेज सिंह गिल उनके कोर्समेट थे, जिन्हें पढ़ाई के दौरान बेस्ट कैडेट सेलेक्ट किया गया था और इसी वजह से उन्हें प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से सम्मानित भी किया गया था। जबकि कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी नेवी के टॉप ऑफिसर्स में से एक थे, जिन्होंने INS मगर को भी कमांड किया था। यह पूरा मामला और इस पर चल रही कानूनी कार्रवाई इतनी गोपनीय है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस पर ज्यादा टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया है। अल जजीरा के ऑनलाइन एडिशन में इसी साल 2 मई को छपी एक रिपोर्ट में मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए लिखा गया है कि नाटो भारतीयों पर इजरायल के लिए कतर के एक सबमरीन प्रोग्राम की जासूसी करने का आरोप है। इस रिपोर्ट में उन्हें मौत की सजा होने का अंदेशा भी जताया गया है। अब हम बात करते हैं भारत के कतर के बीच संबंध की। कतर एक मुस्लिम देश है। worldometers.info के आंकड़े के अनुसार अक्टूबर तक इसकी जनसंख्या लगभग 27 लाख है। भारतीय विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़े बताते हैं कि वहां रह रहे भारतीयों की संख्या 7,46,550 है। भारत और कतर के बीच राजनयिक संबंध सन 1973 में बन गए थे। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक मार्च 2015 में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी भारत आए थे। इससे पहले अमीर शेख अब्दुल्ला बिन नासिर अल थानी साल 1999, 2005 और 2012 में भारत यात्रा कर चुके हैं। साल 2015 में कतर अमीर की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग से जुड़े 5 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कैदियों की अदला बदली का समझौता भी हुआ। यूपीए सरकार में PM मनमोहन सिंह ने साल 2008 में कतर की यात्रा की थी, जबकि 2006 में नरेंद्र मोदी भी दोहा गए। 2018 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कतर गई थी, जबकि वर्तमान विदेश मंत्री S जयशंकर 3 सालों में कतर की 4 यात्राएं कर चुके हैं। इन देशों के बीच संबंध की बात की जाए तो ये काफी अच्छे रहे हैं। बीते कुछ सालों में दोनों के संबंधों में खासी सरगर्मी देखी गई है। भारत अपनी जरूरत का 90% गैस कतर से ही आयात करता है, लेकिन कतर की पहचान एक आतंकवादी समर्थक देश के रूप में है। खबरों की माने तो कतर दुनिया के तमाम आतंकवादी समूहों को फंडिंग करता है। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि कतर और इजरायल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। हमास को भी तमाम देशों से फंडिंग मिलती है, जिस लिस्ट में कतर का नाम भी शामिल है। गौरतलब है कि जब हमास ने इजरायल पर अटैक किया था, तभी भारत बिना देरी किए इजरायल के पक्ष में खड़ा हो गया था। हो सकता है कि ये बात कतर को हजम न हुई हो और बदले में उसने भी भारत के उन 8 अधिकारियों को मौत की सजा सुनाने में देरी न की हो। ऐसा संभव है कि इस सजा के जरिए उसने भारत को सबक सिखाने की सोची हो। इस फैसले की टाइमिंग इस फैसले को संदेह के दायरे में खड़ा करती है। शायद इसलिए भारत सरकार भी इस खबर से एकदम सख्ते में आ गई है। उसे भी कतर से ऐसी उम्मीद नहीं रही होगी। हालांकि कुछ लोग इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ भी बता रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान और कतर के बीच बहुत मजबूत रिश्ते हैं। ये जो कुछ भी हुआ है, इसे एक और नजरिए से देखने की जरूरत है। द संडे गार्डियन में छपी उस रिपोर्ट में दहरा ग्लोबल में काम कर चुके अधिकारी बताते हैं कि बहुत संभावना है कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कॉर्पोरेट राइवलरी यानी व्यापारिक दुश्मनी भी जिम्मेदार हो सकती है। इस तर्क में भी दम लगता है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि दहरा ग्लोबल ने कतर के मार्केट पर एक तरह से कब्जा किया हुआ था। उसके प्रतिद्वंदियों के हाथ लगभग खाली थे। हो सकता है इस कंपनी और इन भारतीय अधिकारियों को किसी षड्यंत्र के तहत फंसाया गया हो। हालांकि भारत सरकार पर तमाम तरह के आरोप भी लगाए गए हैं, लेकिन मौत की सजा पाए एक अधिकारी के एक फैमिली मेंबर ने जो कहा, उससे ये पता चलता है कि ये सरकार हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। newindianexpress.com में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जब इन अधिकारियों को कंपनी ने वेतन देना बंद कर दिया, तब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो अदालती खर्चे से कैसे निपटेंगे। लेकिन भारत सरकार ने तब मामले को संज्ञान लिया और अब उनका लीगल खर्चा भी सरकार ही उठा रही है। भारत कतर के बीच संबंध चाहे जितने अच्छे हों, लेकिन फिलहाल हालात कुछ और ही बयान कर रहे हैं। कम से कम उन अधिकारियों पर लगे आरोप स्पष्ट होने चाहिए। यह हैरान करने वाली बात है कि खुद भारत सरकार भी इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से बोलने में हिचक रही है। लगभग 1 साल से बंद उन 8 अधिकारियों पर भला क्या बीत रही होगी। जिस तरह के कथित आरोप उन पर लगे हैं और जिस तरह का फैसला आया है, उससे उनके साथ अच्छे बर्ताव की उम्मीद तो नहीं रखनी चाहिए। ऐसे में उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये 8 अधिकारी हमारे देश के जाबाज बहादुर रहे हैं। इन्होंने सालों साल हमारे देश की रक्षा की है। हमें उन पर पूरा भरोसा होना चाहिए। हमें उम्मीद का दामन भी नहीं छोड़ना चाहिए। अभी ये फैसला बहुत ही निचले स्तर से आया है। भारत के पास फैसले के खिलाफ अपील करने का पूरा मौका है। ये बेहद जरूरी है कि भारत बिना देरी किए कतर को इस बात का एहसास दिलाए कि अब वो भारत को हल्के में लेने की गलती ना करे। अगर वो भारत के इजरायल समर्थन के बदले में ये कार्रवाई कर रहा है, तो ये दोनों देशों के आपसी संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि मौत की सजा पाए 8 अधिकारियों को बचाने के लिए भारत सरकार अपना सब कुछ झोंक देगी। अधिकारी न केवल बेदाग साबित होंगे, बल्कि सकुशल अपने घर भी लौटेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।